नमस्कार। बीए फाइनल के अंतर्गत आज अपनी बात करेंगे भूगोल की। भूगोल की दो किताबें लगती है, जो पीछे सिलेबस था वही रहेगा, क्योंकि फाइनल के अंतर्गत किताबें अपनी चेंज नहीं हुई है, ना ही कोई सिलेबस के अंतर्गत बदलाव आया है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और सेकंड ईयर के अंतर्गत जो थर्ड सेमेस्टर अब की बार लगेगा उनके बदलाव हो चुका है। पीछे अपने सेकंड ईयर में जो एग्जाम हुए थे वो पीछे के अकॉर्डिंग हुए थे, तो अब की बार फाइनल के अंतर्गत ही सिलेबस सेम ही रहेगा जो पीछे है। अब फाइनल के अंतर्गत बात करेंगे पेपर कैसा आएगा, कौन कौन सी अपने भूगोल की किताबें लगती है। सबसे पहले किताबों के नाम जानेंगे अपने। तो भूगोल की दो किताबें लगती है, बीए थर्ड ईयर। दो किताबों में पहली किताब है प्रादेशिक भूगोल और दूसरी है भारत का भूगोल। सबसे पहले तो अपने पेपर का पैटर्न जानेंगे, भी कौन सा पैटर्न है आता है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी यूनिटें पढ़नी पड़ती है, कौन सा सेक्शन पेपर के अंतर्गत पेपर पीछे दिए हुए हैं। फर्स्ट ईयर में दिया था, सेकंड ईयर में दिया था, उसी अनुरूप है आएगा। 75 नंबर एक किताब से 75 नंबर का पेपर आएगा, दोनों में 75 के, और 50 नंबरों का प्रैक्टिकल होगा। अब 75 नंबर में से 3 सेक्शन बने होंगे, ए बी और सी। पेपर में ए सेक्शन में 10 प्रश्न आएंगे छोटे लघुतरात्मक, जिनका अपने 50 शब्दों के अंतर्गत उत्तर देना है। बी सेक्शन में इसमें 10 प्रश्न है, एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा, तो 20 नंबर की ये यूनिट होगी। इसमें आएंगे 10 प्रश्न आएंगे, 5 × 5 + 5, 5 के अथवा में 5 प्रश्न आएंगे, और एक प्रश्न जो होगा वो 5 नंबर का होगा, यानी ये यूनिट है 25 नंबर की होगी। और तीसरी यूनिट में 5 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक यूनिट से एक प्रश्न आएगा, और एक प्रश्न का 10 अंक बार है, और कोई 3 करने हैं, कोई 3 प्रश्न करने हैं। इसका मतलब 30 नंबर की ये सेक्शन होगा। ए में 10 प्रश्न आएंगे, सभी करने हैं, और बी के अंदर है 10 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक यूनिट से इन दोनों में 2-2 प्रश्न आएंगे। इसमें जो आएगा उनका उत्तर 200 शब्दों में देना है, इसमें 50 शब्दों में, और इसमें 500 शब्दों में उत्तर देना है। अब जो इन तीनों यूनिटों में क्या क्या अपने लगेगा उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। भी इन बी सेक्शन है और सी सेक्शन के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, सिलेबस है क्या है। सबसे पहले अपने प्रादेशिक भूगोल है किताब है स्टार्ट करेंगे, जो कि हार्ड बताई जाती है, लेकिन हार्ड है नहीं। विश्व के बारे में इसमें लगभग देशों का अध्ययन दिया हुआ है, उनके भौतिक प्रदेशों के, आर्थिक खनिजों के बारे में, वर्षा खनिज संसाधनों फसलों के बारे में जानेंगे। दूसरा है भारत का भूगोल, जो एमए के अंतर्गत भी लगती है अपनी किताब, और 11वीं 12वीं में भी पढ़ के आए, 9th में भी लगती है भारत का भूगोल, वही किताब है। इसमें ज़्यादा कोई हार्ड वाली बात है नहीं है, लेकिन प्रादेशिक भूगोल थोड़ी सी टफ बताते हैं, है नहीं टफ, पढ़ेंगे तो आसान है, लगने लग जाएगी। प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत इसकी पहली यूनिट है, 5 यूनिटों में बांटा गया सिलेबस। यूनिट है फर्स्ट में प्रदेशों का अध्ययन, वर्गीकरण, प्राकृतिक प्लस आर्थिक आधार पर। इसके अंतर्गत अपने सिलेबस में दिया हुआ है प्रदेश की अवधारणा है, प्रदेश की अवधारणा, और है वर्गीकरण भौगोलिक आधार पर और है आर्थिक आधार पर। विश्व के प्राकृतिक प्रदेश दूसरा जो टॉपिक दिया, यानी प्रदेश किसे कहते हैं, समान भौतिक आर्थिक सांस्कृतिक आधार पर कोई भी क्षेत्र की विशेषताओं को प्रदेश का नाम दिया जाता है। अब इसका प्राकृतिक आधार पर कौन कौन से प्रदेश बनते हैं और आर्थिक आधार पर कौन कौन से प्रदेश बनते हैं, उनके बारे में अपने जानेंगे। दूसरा जो टॉपिक है इसमें दिया हुआ है, उसमें अपने पढ़ना है विश्व के प्राकृतिक प्रदेश विशेष अध्ययन, यानी विश्व के प्राकृतिक प्रदेश कौन कौन से है, विश्व के प्राकृतिक प्रदेश, यानी प्रकृति के आधार पर। पहला है विशेष अध्ययन, यानी अपने को कौन कौन से पढ़ने प्रश्न कौन कौन से पूछे जाएंगे। पहला है मानसूनी प्रदेश, यानी मानसूनी जलवायु कौन से प्रदेश की है, दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत जो भी क्षेत्र शामिल होता है उसे मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया जाता है। दूसरा प्रदेश है भूमध्य सागरीय उष्ण मरुस्थल और प्रेरी प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, उष्ण प्रदेश, एक और है इसमें प्रेरी प्रदेश, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश है भैया, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, और एक है प्रेरी
प्रदेश। अब इस टॉपिक के अंतर्गत विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों में मानसूनी प्रदेश जो कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत कौन सी जलवायु है, मानसूनी है, तो उस प्रदेश के आधार पर कौन कौन सी विशेषताएं उसके बारे में जानेंगे। भूमध्य सागरीय प्रदेश यानी जो भूमध्य सागर के आसपास प्रदेशों की जलवायु जहां पे क्या है, शीतकाल में वर्षा होती है, ग्रीष्म काल लघु ऋतु होती है और छोटी पाई जाती है, जहां पे खट्टे फलों की कृषि की जाती है। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, उष्ण मरुस्थल यानी जो क्षेत्र गर्म है जहां पे वर्षा कम होती है, वर्षा वाष्पोत्सर्जन की तुलना में कम होती है, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है, तो ये क्या है, भूमि बंजर होती है जहां पे वनस्पति कम पाई जाती है। सहारा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है। मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, एक उष्ण और एक शीतोष्ण। शीतोष्ण का भारत में उदाहरण है लद्दाख, और भारत में उष्ण मरुस्थल है थार का मरुस्थल। परेरी प्रदेश ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र है जहां पे क्या है, मौसम ठंडा रहता है, घास पाई जाती है, यानी वर्षा कम होती है, तो इन क्षेत्रों में क्या है, खाद्यान्न की फसलें ज्यादा की जाती है, गेहूं वगैरह। अब इसके अंतर्गत अपने थोड़ा सा इसे मैप में जानेंगे भी कौन कौन से प्रदेश है विश्व के अंतर्गत मानचित्र में किस प्रकार से पाए जाते हैं या विस्तृत है। विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों में सबसे पहले अपने नक्शा बनाना है। भी प्रश्न आ ही जाए तो नक्शे पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, अपने मेन लोकेशन को ध्यान में रखना है। अब इसके अंतर्गत यहां पे है भूमध्य सागर। अब ये अफ्रीका महाद्वीप, ये है उत्तरी अमेरिका, ये आ गया ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, और ये दक्षिणी अमेरिका, ये है यूरेशिया, यानी यहां पे यूराल पर्वत है, इधर वाला भाग है यूरोप कहलाता है, और इधर वाला एशिया। यहां पे अपना भारत आ गया, और ये ऑस्ट्रेलिया, यहां पे न्यूजीलैंड है, और यहां पे है जापान। अब इसके अंतर्गत भूमध्य रेखा यहां से गुजरती है, कर्क रेखा यहां से गुजरती है, और मकर रेखा यहां से गुजरती है। अब अपने को ध्यान में क्या रखना है, इनके बीच में जो क्षेत्र है वो कौन सा है, उष्ण कटिबंध। कटिबंध का अर्थ क्या होता है, क्षेत्र। उष्ण का अर्थ है गर्म। 0 से 23 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच सूर्य क्या है, भ्रमण करता है। 21 जून को यहां पर है कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है सूर्य की किरणें, 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर यानी पूरी पृथ्वी पर 2 दिन व रात बराबर होते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य क्या है, दक्षिणायन होता है 22 दिसंबर को। तो दक्षिण गोलार्ध में क्या है, ग्रीष्म ऋतु, और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु। यहाँ पे अमेरिका में, यहाँ पे यूएसए है, ऊपर है कनाडा है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अब 23.5 से लेकर 66 डिग्री के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। यानी इस क्षेत्र में जो भी कृषि होगी वो क्या है, ठंडे प्रदेशों वाली कृषि होगी। इससे ऊपर है शीत क्षेत्र, और यहाँ पे ध्रुव पाए जाते हैं, ध्रुवों पर है बर्फ है। यहाँ पे आर्कटिक है, आर्कटिक, और यहाँ पे है अंटार्कटिक महासागर, और ये है अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। अब भूमध्य रेखा के आसपास के जो क्षेत्रों में कृषि की जाती है, इस क्षेत्र के अंतर्गत कृषि हो, जलवायु हो यहाँ की, ये प्रदेश है, ये किस में आएंगे, भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत आएंगे। अब कई कारक प्रभावित करते हैं, यहां से गर्म महासागरीय धाराएं जाती है। कल परसों अपने बीए सेकंड सेमेस्टर वाले में पीछे पड़ा था भी, यहां से एक ठंडी धारा आती है कन्नारी। कौन सी धारा है, कन्नारी, जो क्या है, सहारा मरुस्थल की उत्पत्ति में सहायक है। यानी जो क्षेत्र यहाँ पे ठंडी धाराओं के आने के कारण वर्षा कम होती है, विषम जलवायु पाई जाती है, यानी गर्मियों में गर्मी ज्यादा होगी, शीतकाल में ठंड पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या है, वनस्पति कम होगी, वाष्पीकरण ज्यादा होगा, और वर्षा कम होगी। ये जो क्षेत्र है हिंद महासागर के आसपास का, यहाँ पे मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, जलवायु लगभग सम रहती है, तो यहाँ पे क्या है, चावल वगैरह ज्यादा कृषि की जाती है। यहाँ पे जनसंख्या का भी जमाव अधिक है। अब इसके अलावा पहला तो अपने भूमध्य रेखीय प्रदेश पढ़ना था, जो इस प्रदेश की विशेषताएं पढ़ेंगे। दूसरा था उष्ण
मरुस्थलीय प्रदेश, यहाँ पे एक मरुस्थल और है अटाकामा, पेरू के अंतर्गत। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश। इसके अलावा तीसरा प्रदेश पढ़ना था प्रेरी प्रदेश। ये शीतोष्ण घास कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत। जो घास के मैदान पाए जाते हैं यानी जहां पे कृषि की जाती है उसे प्रेरी के नाम से जाना जाता है, प्रेरीज। यूरोप और एशिया के अंतर्गत स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत डाउन्स के नाम से जाना जाता है। न्यूजीलैंड के अंतर्गत कैंटरबरी के नाम से जाना जाता है। और अब दक्षिणी अफ्रीका के अंतर्गत, दक्षिणी अफ्रीका के अंतर्गत किस नाम से जाना जाता है ये आपको कमेंट में बताना है। दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत अर्जेंटीना में भी इसे किस नाम से जाना जाता है, इन दोनों को आपको बताना है। यूरोप में स्टेपीज, यूएसए में प्रेरीज, दक्षिणी अमेरिका या अर्जेंटीना में पाया जाता है जहां पे क्या है गेहूं की कृषि ज्यादा होती है। इसका नाम आपको कमेंट में बताना है। दक्षिणी अफ्रीका में भी घास के मैदान पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जानते हैं, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी के नाम से जानते हैं। अब इसके अलावा एक प्रदेश और कौन सा रह गया, मानसून प्रदेश। ये अपने पढ़ ही लेंगे आगे विस्तृत से, जब यूनिट वाइज चर्चा करेंगे तब इनके बारे में पढ़ेंगे। अब इसके बाद में यूनिट दूसरी है, इसके बाद में यूनिट नंबर सेकंड। दूसरी यूनिट में तीसरी में प्रादेशिक अध्ययन दिया हुआ है। इसमें यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रादेशिक अध्ययन करना है। अब इसके बाद में यूनिट तीसरी में प्रादेशिक अध्ययन करना है। सेम ही किसका करना है, चीन का करना है। किसका है, चीन का। चौथी यूनिट में, यूनिट 4 में दक्षिणी अमेरिका और अर्जेंटीना। दक्षिणी अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका व अर्जेंटीना का प्रादेशिक अध्ययन दिया हुआ है। पांचवी यूनिट में भारत के जो पड़ोसी देश है, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इनका अपने प्रादेशिक अध्ययन करना है। अब इन पांचों यूनिट में पहली यूनिट में प्रदेश की अवधारणा, प्राकृतिक प्रदेश और विशेष अध्ययन कौन कौन से प्राकृतिक प्रदेशों के दिया हुआ है उसमें पढ़ना है। अब दूसरी से 5 यूनिट में जो भी देशों के नाम दिया है उन देशों में अपने क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा लिख लें। यानी सभी देशों का भौतिक स्वरूप, प्रवाह तंत्र, जलवायु, मुख्य फसलें, मुख्य खनिज, शक्ति के साधन, उद्योगों में पढ़ना है। सूती वस्त्र, लोहा इस्पात और है कागज लुगदी तथा औद्योगिक प्रदेश। यानी अपने जितने भी ये टॉपिक लिखे ये इन्हें सारे देशों में पढ़ने हैं। जैसे पहला दूसरी यूनिट में दिया हुआ है यूएसए के बारे में। सबसे पहले इसका भौतिक स्वरूप जानेंगे, कौन सा अक्षांश है, देशांतर है, इसमें कौन कौन से राज्य शामिल है, कहां पे इसमें खनिज पाए जाते हैं, कहां पे कौन कौन सी इसमें नदियां हैं, कैसे इसमें जलवायु है, इसमें मुख्य फसलें कौन कौन सी होती है, मुख्य खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, उद्योग है कौन कौन से, सूती वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग है, और औद्योगिक प्रदेश कौन से मुख्य औद्योगिक प्रदेश हैं, इनके बारे में अपने जानेंगे। इसके मुख्य महान जिले हैं, इसके पास में औद्योगिक प्रदेश स्थापना का कारण क्या है। अब दूसरा है चीन के अंतर्गत सेंसी सांसी कोयला प्रदेश है, भौतिक प्रदेश कैसा है, इसकी मुख्य नदियां कौन सी है, रेड बेसिन
का क्षेत्र पढ़ेंगे, प्रवाह तंत्र पढ़ेंगे, जलवायु चीन की कैसी है, मुख्य फसलें चीन में कौन कौन सी होती है, मुख्य खनिज कौन से उद्योग है, कौन कौन से सूती वस्त्र, लोहा इस्पात और कागज कागज लुगदी। कागज कनाडा के अंतर्गत या शीतोष्ण प्रदेशों में पाया जाता है, बाकी के अंतर्गत उत्पादन इतना नहीं होता है। औद्योगिक प्रदेश चीन के मुख्य औद्योगिक प्रदेश है कौन से, इनके बारे में जानेंगे। तीसरा चौथी यूनिट के अंतर्गत दक्षिणी अफ्रीका व अर्जेंटीना। दक्षिणी अफ्रीका के अंतर्गत मुख्यतः खनिज का, जिसमें हीरे का उत्पादन किया जाता है, जिसके अंतर्गत दो मुख्य खाने हैं, उनका नाम आपको कमेंट में बताना है। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का देश है, जिसमें मुख्य फसलें के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य फसलें यहाँ की गेहूं होती है। जलवायु कैसी है, प्रवाह तंत्र कैसा है, भौतिक स्वरूप कैसा है, उद्योग है कौन कौन से है, सूती वस्त्र, लोहा इस्पात और कागज, इन तीनों के बारे में प्रश्न पूछेगा। अब पांचवी यूनिट में बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, इसमें कौन कौन सी नदियां हैं, जूट यहाँ पे मुख्य उत्पादन है, कृषि है। नेपाल के बारे में पढ़ेंगे, नेपाल में कौन कौन से उद्योग है। श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे, भौतिक प्रदेश कैसा है, यहाँ की जलवायु कैसी है, कौन कौन से मुख्य शहर है, औद्योगिक प्रदेश है कौन कौन से है, इनके बारे में अपने जानेंगे। बड़ा प्रश्न जो बनेगा, एक तो यूएसए वाले में बन सकता है, औद्योगिक प्रदेश है के बारे में, यूएसए के औद्योगिक प्रदेश है बताइए। चीन के बारे में आ सकता है, दक्षिण अफ्रीका या अर्जेंटीना के बारे में आ सकता है। इसमें लघुतरात्मक या छोटे प्रश्न ही बनेंगे। अब इनके बारे में आगे विस्तृत डिटेल से अपने एक एक यूनिट से कल से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। और जो दूसरी किताब है भारत का भूगोल, वो एमए वाली, जो एमए फाइनल के अंतर क्लास से स्टार्ट होगी, उसी में मैं पढ़ा दूंगा, तो वो भी क्लासें आप उसके साथ लगा सकते हैं। उसका और आपका सिलेबस सेम सा ही है। धन्यवाद।